हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अब्बास मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो देखिए, पिछले वीडियो के लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट्स का 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बताया गया था। और आपका बेसिक कंसेप्ट में आपको 2 लेक्चर दिया गया, जिसमें अब 4.1 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आप कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। पिछले क्लास में हम होमवर्क दिए थे। अगर उसमें कोई भी डाउट है क्वेश्चंस में, तो आज हम सॉल्यूशन उसका भी करेंगे। तो ये वीडियो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन का रहेगा, जिसमें आपको देखना है कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं। फिर हम लोग 4.2 के लिए बढ़ेंगे और डिटर्मिनेंट में उसमें प्रॉपर्टीज़, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी होता है, उस पर आधारित है 4.2। तो 4.2 के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। 8 प्रॉपर्टी है, उसको समझना होगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं और नहीं समझ पाते हैं तो फिर आपको डिटर्मिनेंट्स 4.2 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बहुत सारा एग्जांपल हम बताएंगे, फिर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो थ्योरी जिस तरह से हम पढ़ाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं कि पहले कंसेप्ट पढ़ाते हैं। मेरा पढ़ाने का जो आइडिया है, कंसेप्ट पढ़ाते हैं और उसके बाद फिर बहुत सारा एग्जाम्पल हम बताते हैं और उसके बाद फिर हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये प्रोसेस मेरा है। ये तो अभी आपका प्लस टू लेवल का थ्योरी हो रहा है। उसके बाद फिर हम लोग कम्पिटिटिव लेवल थ्योरी करेंगे और कम्पिटिटिव लेवल में आपको फिर हम आगे बढ़ाएंगे। तो जो भी लेक्चर होगा, कम से कम डिटर्मिनेंट्स में 8 लेक्चर या 10 लेक्चर हो सकता है। और उसके बाद फिर मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे, फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो देखिए, आपको सिलेबस पिछले क्लास में भी बता दिए हैं। फिर आप कुछ चैप्टर है जो आपको पढ़ना है, जो कि शुरू में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बता भी दिए थे कि चैप्टर में आपका डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट। उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद आईटीएफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे। और ये चैप्टर जब समाप्त हो जाएगा तो फिर हम लोग किताब है कैलकुलस, जो कि पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। ये तो चैप्टर है और कैलकुलस, इसमें आपको 16 चैप्टर पढ़ना है, जो कि 50 मार्क्स का पूछता है। तो जो ये सब बता दिए थे। फिर हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे, ये 3 चैप्टर होता है वेक्टर, 3 चैप्टर इसमें पढ़ेंगे। और 3D ज्योमेट्री होता है, ये हम लोग 3 चैप्टर पढ़ेंगे। सिलेबस आपको बताया जा चुका है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर आपका जो है उसमें दिया गया है, वो आप समझ लेना है। इसमें भी 3 चैप्टर पढ़ेंगे। और उसके बाद एक चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि यहाँ हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर में LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ये सिलेबस आपका 12 का है। ये टोटल सिलेबस आपका ये 12 का है, जिसमें चैप्टर कुछ आता है। ये अलजेब्रा से डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स आता है, जो कि 11th में आपको पढ़ना होता है। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स ये आपका बता दिए हैं पिछले क्लास में, मार्किंग भी बता दिए थे, 13 मार्क्स पूछेगा। और ये LTF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स पूछेगा, LPP 5 मार्क्स पूछेगा, कैलकुलस टोटल। इसमें ही रिलेशन एंड फंक्शन एक चैप्टर है, इसमें ही पढ़ना है। तो रिलेशन एंड फंक्शन ये हम लोगों को पढ़ना है। तो टोटल 50 मार्क्स पूछेगा आपको, 50 मार्क्स। वेक्टर और 3D मिलाकर बताए थे 17 मार्क्स पूछेगा और प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स पूछेगा। तो ये मार्किंग आपको बताया जा चुका है। तो क्लास तो अभी चल रहा है ऑनलाइन यूट्यूब पे, ये चलता रहेगा जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता है, नॉर्मल नहीं होता है आपका सिलेबस 12 का, इस पे चलेगा। और जो लोग मतलब कि न्यू स्टूडेंट्स अगर यूट्यूब पे जुड़ते हैं, उनके लिए अगर मान लीजिए ऑफलाइन क्लास स्टार्ट भी हो गया और वो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो ऑनलाइन भी पढ़ाया जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको कंटिन्यू जो पढ़ाया जाता है, तो जो भी पढ़ाया जाता है उसको क्या करना है कि पहले वीडियो को देखना है और नोट्स बनाना है। नोट्स का मतलब टोटल आपको जितना पढ़ाया जाता है उस थ्योरी को लिखना है, और जो भी पढ़ाते हैं वो सब नोट्स में लिखना है। और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन तो हम कर देंगे और बाकी जो भी कंसेप्ट बताएंगे वो करेंगे। आपको होमवर्क के लिए बताए थे कि होमवर्क के लिए आपको 3 में से कोई एक बुक रखना होगा। आर एस अग्रवाल रखना होगा, या फिर RD शर्मा जो आपको पसंद है, या फिर आपको KC सिन्हा लेना पड़ेगा। तो जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब में क्वेश्चन सेम होता है। तो ये RS अग्रवाल, RD शर्मा, KC सिन्हा में से कोई भी एक ले सकते हैं, तीनों नहीं, कोई भी एक प्रैक्टिस के लिए आप होमवर्क करने के लिए आप ले सकते हैं। तो आप कहिएगा सर इसमें से बेटर कौन है,
तो देखिए बेटर कुछ नहीं होता है। आप जैसे कोई एक साइकिल चलाना सीख जाते हैं और कोई भी साइकिल आप चला लेते हैं, तो क्या आपको किसी भी, मान लीजिए आप हीरो साइकिल पर सीखना शुरू किए हैं और शुरू में आप हीरो साइकिल चलाए हैं, जो कि नाम आप सुने होंगे। आजकल का बच्चा तो साइकिल का नाम भी नहीं जानता होगा। तो हीरो साइकिल चलाए हैं तो आप हीरो साइकिल चला लिए। अब आप मान लीजिए कि दूसरा कोई साइकिल अगर दूसरे कंपनी का दिया जाए तो नहीं चला लीजिएगा। तो सेम बात है, मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, कुछ उसका कंसेप्ट होता है, उसको समझना होता है और उस पर प्रैक्टिस करना होता है। बाकी किसी भी राइटर्स के किताब को आप अगर बनाते हैं तो उसी तरह का क्वेश्चन होता है। अब मान लीजिए आपको पहले भी बताया गया है कि 3 + 5 क्या होता है, 8 होता है। अब ये कैसे आप जान गए कि आपको अगर ये पूछा जाए कि 2 + 9 क्या होता है तो 11 कैसे बता देते हैं? तो आपका एक सिस्टम है। तो जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आप सीखे हैं, तो आप 2 × 3 6 बोलते हैं, उसी तरह 5 × 3 15 बोल देते हैं। तो सिस्टम आप समझ गए। अब उसको आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए दिया जाता है तो आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसी तरह से मैथमेटिक्स है। आप कोई भी एक किताब आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो आपको 100 में 95 मार्क्स, 95+ मार्क्स आ सकता है। तो कोई भी एक किताब आपको इसमें से रखना है। अब NCERT ये तो मस्ट है, इसको तो बनाना ही है। इसमें से क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आ जाता है बोर्ड में, तो ये करना है और इसमें से कोई एक किताब लेकर आपको बनाना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप अगर मान लीजिए कि आप केवल सही से नोट्स को रिवीजन कर लेते हैं और एक किताब को NCERT बना लेते हैं तो बोर्ड के लिए आपको बहुत है, इतना काफ़ी है। लेकिन आपको बार बार रिवीजन करना होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये देखते हैं कि अरे क्या है। देखिए कभी भी जब तक आप किसी बात को समझते नहीं हैं और तब तक आप उस चीज़ को नहीं बना जाते हैं। आप कोई भी किताब आप खरीद लीजिए, अगर आप कंसेप्ट को नहीं समझते हैं, अगर नहीं सीखे हुए हैं, तो क्या आपसे बन जाएगा? अब जो बच्चा मल्टीप्लिकेशन जानता है कि 3 × 5 15 होता है, वही आप 5 × 9 को मल्टीप्लाई कर पाएगा। तो मेन टारगेट क्या है? कंसेप्ट किसे कहा जाता है? कंसेप्ट कहा जाता है कि आप किसी बात को समझ गए और उसके बाद उस पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए ये तो हो गया सिलेबस। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर सिलेबस में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हम शुरू किए थे क्लास में, जो ऑफलाइन क्लास चल रहा था जब लॉकडाउन के पहले। तो जब लॉकडाउन के पहले हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 3 क्लास ले चुके थे। तो जहाँ से लिए हैं क्लास वहाँ तक आप पढ़े हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब हम स्टार्ट जो ऑनलाइन कर रहे हैं उसमें डिटर्मिनेंट्स का 2 लेक्चर जारी किए हैं। तो डिटर्मिनेंट्स का 7-8 लेक्चर होगा और उसके बाद मैट्रिक्स का 6-7 लेक्चर होगा। फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे और फिर कैलकुलस हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर कैलकुलस में 50 मार्क्स का है, ये पढ़ेंगे। और पढ़ाई होता रहेगा और जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा तो ऑफलाइन भी क्लास चलेगा और जिन लोगों को पढ़ना होगा तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस पढ़ाई होगा। तो ये सारा बात आप समझ गए होंगे अच्छे से, और बात को समझिए और डेली पढ़िए। अभी तो देख ही रहे हैं पूरे वर्ल्ड में और पूरे इंडिया में प्रॉब्लम चल रहा है कोरोना बीमारी का। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा तो टेंशन होगा, लेकिन आप अपने काम को करते रहिए। क्योंकि जो लोग पहले से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तैयार रहेंगे, तो वही एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। अब वो चाहे कुछ भी हो, तो आपको काम करना है, रुकना नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक हो सकेगा मोटिवेट करेंगे और टेंशन नहीं लेना है। तो ये आपका सिलेबस है। तो आज हम लोग पिछले क्लास में 2 लेक्चर जो पढ़े थे कंसेप्ट, उस पर हम लोग तो कुछ एग्जांपल बताए थे। अब NCERT का जो सॉल्यूशन है 4.1 उसको हम करते हैं और फिर जो कंसेप्ट है उसको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए ये तो आप सिलेबस थोड़ा सा समरी में समझ गए। अब देखिए +2 लेवल के साथ साथ कम्पिटिटिव लेवल भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन बैंक जी मेंस का जो भी होगा वो हम करेंगे। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि कंसेप्ट प्लस एग्जाम्पल बहुत सारा, उसके बाद NCERT सोल्यूशन, उसके बाद फिर कम्पिटिटिव सेक्शन में कम्पिटिटिव सेक्शन जो होगा उसमें कंसेप्ट जो भी होगा वो प्लस क्वेश्चन बैंक, ये भी हम करेंगे। क्वेश्चन बैंक जी मेंस का, जी मेंस प्लस जी एडवांस, जितना होगा हम करेंगे, पॉसिबल होगा तो। क्योंकि ऑफलाइन हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें आपको पर्याप्त टाइम मिलता है ज़्यादा और बोर्ड बड़ा होता है, उसमें क्वेश्चंस करने में भी मज़ा आता है। लेकिन हम यहाँ भी करेंगे जितना हो सकेगा पॉसिबल। तो ये सब होगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आपका NCERT का सॉल्यूशन, NCERT सॉल्यूशन हम लोग करते हैं।
और ये आपका एक्सरसाइज होगा 4.1 वॉल्यूम। तो देखिए एनसीईआरटी 2 वॉल्यूम में आएगा, आप ले लीजिएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 2 वॉल्यूम में आएगा एनसीईआरटी। तो ये फर्स्ट वॉल्यूम हम लोग जब पढ़ रहे हैं, फिर सेकंड वॉल्यूम पढ़ेंगे। और फर्स्ट वॉल्यूम में हम पहले भी बता चुके हैं कि उसमें आपको डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस में जो पढ़ेंगे हम लोग उसका आधा पार्ट डिफरेंशिएशन वगैरह ये सब कंटिन्यूटी ये आएगा फर्स्ट वॉल्यूम में। और सेकेंड वॉल्यूम में इंटीग्रेशन जो कि आधा कैलकुलस होगा, और फिर इसमें 3D वेक्टर और डिटर्मिन ये होगा, प्रोबेबिलिटी होगा। तो एनसीईआरटी में 2 वॉल्यूम होगा। तो फर्स्ट वॉल्यूम हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और वो ख़रीदना पड़ेगा आपको। तो ये आपका एक्सरसाइज 4.1 आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, बहुत ही इजी होगा, जो कि आप बनाए होंगे और हमको लग रहा है, उम्मीद है कि बना लिए होंगे मैक्सिमम क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको मिलाना है कि हाँ सही बना रहे हैं कि नहीं। तो देखिए पहले ही क्वेश्चंस में लिखा है एवेल्युएट दी फॉलोइंग, पहले ही क्वेश्चन में लिखा है। तो पहला क्वेश्चन है 2 - 5 4 - 1। अब देखिए ये डिटर्मिनेंट है और इसका मान निकालना है, और ये कितना ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है। और ये डेल्टा भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा जो है डिटर्मिनेंट्स का को रिप्रेजेंट करता है। नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, आप इसको नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है। तो इसको कैसे बनाते हैं, तो आपको बताया गया था, इसको इससे गुना करते हैं 2 × -1 और फिर माइनस फार्मूला का -5 × 4। तो ये हम लिख देंगे -2 और माइनस माइनस प्लस 20 = 18 आंसर। तो ये आप समझ गए होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। दूसरे क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन है। पहला एक है cos थीटा sin थीटा और माइनस sin थीटा cos थीटा, ये आपका अब ये इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा होगा। आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और नहीं तो इनडायरेक्ट करना चाहते हैं तो cos थीटा × cos थीटा बताए थे, और फिर माइनस sin थीटा × sin थीटा। तो ये आपको बताया गया था। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा = 1 आंसर। इसमें 2 क्वेश्चन है। दूसरा है x² - x + 1 x + 1 x - 1 और x + 1, इसको करना है। तो आपको पता होना चाहिए, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 होगा, और ये x² - x + 1 होगा, ब्रैकेट दे देंगे, और फिर माइनस x + 1 और x - 1 होगा। अब ये देखिए, ये आप डायरेक्ट एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, जो कि हम बता रहे हैं कि एक फार्मूला आपका होगा। देखिए एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, a + b और a - b, a + b और a² - b²। ये कितने लोगों को पता होगा, a + b, a² - ab + b²? ये कितने लोगों को पता होगा? तो ये होता है AQ + BQ। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं है। देखिए ये सेम है, x + 1 का मतलब x + a + b और a² - ab का मतलब हुआ x × 1 यहाँ। अगर इस तरह से नहीं आता है आपको, अगर ये डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आता कि फार्मूला पे कैसे लिख रहे हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं x³ + 1। अब आप कहिए सर कैसे लिख दिए, देखिए ये आपका AQ है, यहाँ AQ, तो AQ + BQ, a + b यहाँ लिखेंगे, a² - ab + b², तो ab x × 1 यहाँ और +1 ये हो गया, और फिर माइनस ये a + b a - b क्या होगा, a² - b²। भाई साहब बच्चा तो हो नहीं, ये तो जानते हो, a + b और a - b क्या होगा, a² - b²। तो ये हो जाएगा आपका x³ + 1, तो a + b a² - ab + b², a + b AQ + BQ, और ये a + b a - b a² - b², ये -x² + 1 हुआ, ये कट गया, सॉरी
ये आपका यहाँ लिख दिया गया, ये माइनस और ये माइनस माइनस, ये आपका आंसर हो जाएगा x³ माइनस x² और +2 आंसर। तो ये दूसरे नंबर में 2 क्वेश्चंस था। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं। तो देखिए अभी दूसरा नंबर क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन आप देखें। एक तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपको देखना है, इसमें कह रहा है कि इफ़ a = 1422 और उसके बाद कह रहा है कि देन शो दैट 2a = 4 mod a, 2a = mod 4a, ये बनाना है। तो देखिए ये जो साइन है आपका, ये मैट्रिक्स का साइन है। तो आपको याद रखना चाहिए कि ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है और ये मैट्रिक्स का साइन होता है। आप कहिएगा सर डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स क्यों दे दिया है? देखिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चंस मिलेगा। तो ये डिटर्मिनेंट का साइन है और ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। डिटर्मिनेंट को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन मैट्रिक्स को ABCD XYZ अल्फ़ाबेट, कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ आपका लिखा हुआ है A = 1 2 4 2, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। और देन सो दैट, ये जो लाइन खींचा हुआ है ये मॉड का साइन नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। जैसे ये डिटर्मिनेंट ऑफ 2a = 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसको बोला जाता है। तो आप कहिएगा सर कैसे? तो देखिए ये आपका मान लीजिए a मैट्रिक्स है और अगर लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे देता है कि a = 2 3 4 5 और बोलता है कि देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इसका मतलब ये है कि सीधा आपको क्या करना है, सॉल्यूशन अगर आपको करना हो तो सीधा क्या करना है कि इसको, ये जो मैट्रिक्स में लिखा हुआ है इसको डिटर्मिनेंट में लिख दीजिए ऐसे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब इस ए मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में लिख दीजिए, सीधा ये टेढ़ा था इस तरह से सीधा करके लिख दीजिए और डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल दीजिए। ये इससे गुना कर दीजिए 10 और -12 = -2 आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि क्या ये है, इस तरह से आपको निकालना है। अब यहाँ मैटर ये है कि ए का दिया हुआ है, कह रहा है 2a, तो आपको ये सर 2a क्या है? तो देखिए मैट्रिक्स में आपको बताया जाएगा कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मान लीजिए कि आपका सोल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ a दिया हुआ है 1422, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a नहीं दिया है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ a है, 4 बाहर है, लेकिन ये 2a जो है डिटर्मिनेंट के अंदर है। तो इसका मान निकालना हो, अगर मान लीजिए 2a का डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप 2a चाहिए और 2a हमारे पास है नहीं। तो देखिए 2a कैसे होगा, 2a लिख देना है और ये रिप्रेजेंट करता है कि a मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 2 लिख देना है और a मैट्रिक्स जो यहाँ है 1422 ये लिख देना है। तो ये 2 लिख दिए और a मैट्रिक्स यहाँ ये है, ये लिख दिए। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम बताएंगे कि किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी नंबर को अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है तो प्रत्येक एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये मैट्रिक्स है और ये 2 बाहर है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये प्रत्येक एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 4, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 8 और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 4। आप समझ गए होंगे कैसे हो गया। तो ये प्रत्येक एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो गया। तो हमको क्या मिल गया, 2a मैट्रिक्स क्या मिल गया, ये मिल गया। अब ये LHS में आपको दिया हुआ है कि mod 2a निकालिए। mod 2a का मतलब हुआ कि डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स 2a है उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो ये डिटर्मिनेंट का साइन है 2a, 2a मैट्रिक्स जो है वो क्या है, ये है। तो ये इसका डिटर्मिनेंट निकालिए 2844 और इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो LHS = RHS दिखाना है, तो यहाँ लिख दीजिए, ये मल्टीप्लाई कीजिए 8 और ये हो जाएगा 32 -24 आंसर हो गया। तो देखिए अब हम लोगों को LHS तो -24 आ गया, अब RHS आपको निकालना है। तो RHS में आपको क्या करना चाहिए, अब RHS देखिए क्या होता है। तो अगर RHS आप लेते हो तो देखिए क्या करना होता है।
तो RHS में क्या दिया हुआ है, तो RHS में दिया हुआ है 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक बात हमेशा याद रखना है कि 2a और ये डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का मतलब हुआ कि 2a जो है अंदर है 2, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन ये 4 बाहर है, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब हुआ कि 4 बाहर है, लेकिन ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखना है। इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ 4 लिख देना है, और ए मैट्रिक्स आपका यही ना है, इसको लिख देना है 1 4 2 2। अब समझ रहे होंगे। तो ये जो 2a निकाला गया था मल्टीप्लाई करके, ये मैट्रिक्स ये मिला था, तो इसका डिटर्मिनेंट हम यहाँ LHS में निकाले हैं, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट ऑफ 2a पूछ रहा था। लेकिन यहाँ RHS 4 और डिटर्मिनेंट ऑफ a है, तो 4 बाहर, a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन अलग होता है, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है, डिटर्मिनेंट में बाहर ही रहेगा ये, और इसका मान निकाल दीजिए। तो इसका मान 2 × 8 हो जाएगा, और ये आपका 4 × -6 = -24। और देखिए LHS बराबर हो जाएगा RHS के। वेरीफाई हो गया, तो शो करना था तो शो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर आपका क्या दिया हुआ है, 3 नंबर नहीं सॉरी 4 नंबर। 4 नंबर में है कि इफ a = 1 0 0 0 1 0 1 2 4 मैट्रिक्स है, और कह रहा है कि देन शो दैट 3a = 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए ये क्वेश्चन जो है अभी आपको बताया गया, जो क्वेश्चंस 2 ऑर्डर में बताया गया था वो 3 ऑर्डर में दिया हुआ है, सेम सिचुएशन है। इसका मतलब ये क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे आपको देखना है। ये 3a का मतलब हुआ कि पहले 3a निकालेंगे, यानी कि a मैट्रिक्स में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a मिल जाएगा, और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसमें क्या है 27 बाहर है, और डिटर्मिनेंट का साइन इसके साथ है, ये मॉड का साइन नहीं है, डिटर्मिनेंट का साइन यहाँ मानेंगे। ये मॉड नहीं होता है, ये डिटर्मिनेंट होता है। मॉड लिखा है तो डिटर्मिनेंट मानना है इसको, ये हो गया। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन अगर हम करते हैं तो देखिए पहले आप 3a निकालिए, डायरेक्ट तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a नहीं निकाल सकते हैं, तो 3a का मतलब 3, और a मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है, लिख दीजिए 1 0 0 0 1 0 1 2 4, और उसके बाद इसको प्रत्येक में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी हम बताए हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट्स में आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो प्रत्येक में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 0 3 0 3 6 0 0 12 प्रत्येक एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, LHS लेंगे। तो LHS में क्या होगा कि mod 3a दिया हुआ है, mod 3a। तो mod 3a का मतलब हुआ कि ये जो 3a निकाले हैं उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो 3a क्या प्राप्त हुआ है ये, तो इसका डिटर्मिनेंट 3 0 0 0 3 0 और 3 6 12। अब इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल लीजिए किसके थ्रू, तो 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में तो आसान है, डायरेक्ट आप निकाल देते हैं, लेकिन 3 ऑर्डर में आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को आपको सेलेक्ट करना होगा, और किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मान निकालना होगा। तो आप लिखवाए भी थे नोट्स में, वी कैन एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट इन एनी रो या एनी कॉलम, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को चूज़ करना होगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं, फर्स्ट रो को चूज़ करना चाहते हैं, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम फर्स्ट कॉलम को चूज़ करेंगे क्योंकि मैक्सिमम 0 है। तो प्लस माइनस प्लस बताए थे कि 3 ऑर्डर में आपको जब भी मान निकालना हो तो उसमें साइन को लिखना होगा, जिसको हम लोग साइन सिस्टम बोलते हैं। तो फर्स्ट कॉलम के थ्रू हम मान निकालते हैं। तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, एक्सपेंशन बाई फर्स्ट कॉलम। इसमें क्या है फर्स्ट कॉलम से कि आपको 0 का एक्सपेंशन नहीं करना होगा, क्योंकि 0 का एक्सपेंशन करेंगे तो 0 ही रिजल्ट आएगा, और 0 किसी नंबर में ऐड होगा तो वो नंबर प्राप्त होगा। तो 3 लिखने के बाद ये 3 लिख देंगे, और ये ख़त्म होगा तो इसको लिख देंगे 3 0 और 6 12, और बाकी 0 0 का एक्सपेंशन नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना।
आ रहा होगा। अब ये देखिए 3 लिख देंगे और ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब -0, तो ये आपको मिल जाएगा 3 × 36, तो ये हो जाएगा आपका 108। तो ये LHS का मान 108 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, तो अब हम लोग देखते हैं कि RHS क्या होता है। तो RHS आप देख लीजिए, RHS में क्या लिखा है 27 और डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इसका मतलब, तो इसमें और इसमें अंतर आप समझ रहे होंगे। 3A का मतलब हुआ 3A निकाले हैं पहले, फिर उस जो प्राप्त हुआ है उसका डिटर्मिनेंट निकालें। और ये 27 × डिटर्मिनेंट ऑफ A का मतलब हुआ कि 27 मल्टीप्लिकेशन बाहर रहेगा और A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो A मैट्रिक्स ये है, तो इसको यहाँ इसका डिटर्मिनेंट लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे 1 0 0 और यहाँ 0 1 0 और 1 2 4। अब ये 3 ऑर्डर है, इसको मान निकालिए। तो फर्स्ट कॉलम के थ्रू हम लोग एक्सपेंशन करते हैं, फर्स्ट कॉलम के थ्रू। तो फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंशन करते हैं बाई फर्स्ट कॉलम। तो क्या करेंगे 27 लिख देंगे और ये फर्स्ट कॉलम है, प्लस माइनस किसी भी रो या किसी भी कॉलम को ले सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 1 और ये देखिए ये और ये ख़त्म, इसको इससे मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट लिख रहे हैं, कोई टेंशन नहीं ना है। तो ये हो जाएगा 27 × 4। ये 27 बाहर है, इसका मान निकालना है। फर्स्ट कॉलम को चूज किए, 0 को नहीं लेंगे क्योंकि पिछले क्लास में कुछ एग्जांपल हम बताए थे, वो देख लेना है। 0 0 का एक्सपेंशन 0 ही होता है। तो 1 लेंगे, ये और ये ख़त्म, ये बचा और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब ये आपका हो जाएगा 108। अब ये LHS का मान और RHS का मान सेम हो गया, तो शो हो गया कि हाँ ये बात बराबर सही है। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए YouTube पे जब आप पढ़ रहे हैं, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो या तो पहले आप पूरा एक बार देख लीजिए, तरीका हम बता रहे हैं। अगर आप देखते हुए नोट्स बनाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो पहले आप पूरा एक बार वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और फिर दूसरे बार में पॉज कर करके वीडियो को और नोट्स बनाइए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर और इसमें दिया हुआ है एवेल्यूएट। नीचे लिखे गए को एवेल्यूएट करना है, तो एवेल्यूएट करिए, मान निकालिए। और ये सब आप जानते होंगे। एवेल्यूएट में पहला क्वेश्चन है 303 -1 0 -5 -2 1 -1 0। 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसका मान निकालना है। तो एकदम इजी है। क्या करना चाहिए, किसके थ्रू आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं, जो आपको पसंद हो, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम। हम फर्स्ट कॉलम लेते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो आप कोई भी कॉलम या कोई भी रो, आप कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम आप ले सकते हैं। तो हम फर्स्ट कॉलम लिए हैं, आप फर्स्ट रो भी ले सकते हैं। तो ये 3 लिख दीजिएगा। विस्तार से अगर आपको बनाना है तो 3 लिए हैं, तो ये और ये ख़त्म, बच गया 0 -5 -1 0। फिर आप 0 लेंगे, फ़ायदा नहीं है, डायरेक्ट +3 लीजिए क्योंकि 0 का एक्सपेंशन 0 होता है। ये और ये ख़त्म, तो बच गया -1 0 और -2 -1। फिर ये 3 लिख देंगे, ये गुना होगा 0 -5 और ये हो जाएगा 3 और 1 -0। ये हो जाएगा 3 -5 और यहाँ हो जाएगा 3 × 1। कहिएगा सर कैसे, तो आप समझ रहे होंगे। ये इसे गुना किए 0 माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस फार्मूला का, तो -15 +3 = -12 आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, इसी में का दूसरा नंबर का क्वेश्चन 3 1 2 -4 1 3 5 -2 1। अब इसमें ये क्वेश्चन को आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कहिएगा सर क्यों, क्योंकि इसमें 0 था इसलिए सेलेक्ट किए कि 0 का एक्सपेंशन नहीं करना पड़ा। अब इसमें आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम ले सकते हैं। मान लीजिए आप एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो हम लेते हैं, बाय फर्स्ट रो। तो बाय फर्स्ट रो लेते हैं तो साइन सिस्टम देना पड़ेगा,
माइनस प्लस। तो अब हम क्या करेंगे, 3 लेंगे। तो आपको बताया गया था कि जो भी एलिमेंट्स लेते हैं उसके आगे पीछे ऊपर नीचे सारा एलिमेंट्स ख़त्म हो जाता है और वो 3 यहाँ लिख दिया जाता है। तो आगे नीचे पीछे और ऊपर नहीं है, तो ये और ये ख़त्म हुआ तो ये बचेगा, इसको 2 ऑर्डर में लिखना होगा और ये लिखना होगा 1 3 और -2 1। फिर आपको क्या करना होगा, ये माइनस का साइन अपना है जो कि सिस्टम का साइन है और ये -4 एलिमेंट्स का साइन है। फिर हम लोग 2 ऑर्डर को लिखेंगे तो ये ख़त्म होगा नीचे आगे और पीछे ख़त्म, ऊपर नहीं है, तो ये और ये ख़त्म होगा तो लिखेंगे 1 2 और -2 1। क्या बचेगा, ये और ये ख़त्म हो जाएगा तो ये और ये बचेगा। फिर हम लोग लिखेंगे +5 और +5 लिखने के बाद ये और ये ख़त्म क्योंकि पीछे ऊपर नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 1 और यहाँ हो जाएगा 2 3। अब उसको हम क्या करेंगे, 3 ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 +6 अब माइनस माइनस +4 ये इससे होगा 1 +4 यहाँ हो जाएगा 5 3 - 2। अब 3 × 7 यहाँ लिख देंगे 4 × 5 और यहाँ लिख देंगे 5 × 1। उसके बाद यहाँ 21 और ये 20 और ये 5 और ये ऐड कर देंगे 46। तो ये आपका आंसर आ गया 46। तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे बन रहा है क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन इसका है, तो थर्ड नंबर है और फोर्थ नंबर। थर्ड नंबर में दिया हुआ है 0 - 1 और -2 और यहाँ दिया हुआ है 1 0 3 और ये 2 -3 0। अब देखिए इसका मान जो है ये डिटर्मिनेंट है, इसका मान 0 होगा। तो आप कहिएगा सर कैसे, आगे अभी हम बताने वाले हैं एक डिटर्मिनेंट स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। जो स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होता है उसका मान 0 होता है। तो अभी आप नहीं जान पाइएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक कैसे है, बताएंगे तब समझ पाइएगा जब थ्योरी बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम लोग जिस तरह से एक्सपेंशन करते हैं उस तरह से करेंगे। तो ये हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के थ्रू हम एक्सपेंशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो देखिए प्लस माइनस प्लस। अगर आप 0 जानते ही हैं कि 0 का एक्सपेंशन नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से कीजिए, तो -1 लेंगे। और अगर नहीं तो 0 का भी एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो 0 लीजिए। अगर आपको देखना है कि सर क्यों छोड़ रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। तो ये और ये ख़त्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 9 और फिर -1 लीजिए, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये 1 लिए तो ये और ये ख़त्म, ये इससे गुना होगा 0 और -6 और फिर +2 लीजिए, +2 ये और ये ख़त्म तो -3 - 0। अब ये हो जाएगा 0 × 9, 0 × 9 और यहाँ होगा 1 × -6 और यहाँ हो जाएगा 2 × -3। और यहाँ देखिए ये 0, ये माइनस माइनस प्लस 6 और यहाँ आपका हो जाएगा प्लस माइनस -6। तो 6 - 6 = 0। ये एक स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, लेकिन बताएंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है तभी तो आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर है आपका 2 0 3 -1 2 - 5 -2 - 1 0। किससे मान निकालना चाहते हैं, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ले लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जिस रो या जिस कॉलम में 0 है, किसी रो या किसी कॉलम में ज़्यादा 0 है तो उसको सेलेक्ट कीजिएगा तो और फ़ायदा होगा। कम एक्सपेंशन करना होगा तो फर्स्ट कॉलम हम चूज़ करते हैं, फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम चूज़ करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, मान में कोई अंतर नहीं होगा, वैल्यू आपका सेम आएगा, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो +2 ले लिए, 2 ये और ये ख़त्म, 0 - 5। आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, इस तरह भी आप कर सकते हैं। जैसे आप 2 लिए ना तो ये और ये ख़त्म होगा तो ये 2 ऑर्डर में लिखेंगे तब ना इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे लिखेंगे और फिर +3 लिख दीजिए डायरेक्ट, ये और ये ख़त्म तो ये इससे मल्टीप्लाई कीजिए 1 + 4। देखिए बाबुआ तो है नहीं, आप IIT का तैयारी करते हैं, जीमेंस निकालना चाहते हैं तो इतना तो आपको जानना पड़ेगा। तो 2 × -5 और +3 × 5 तो ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा 15 = 5 आंसर। तो ये आपका आंसर हुआ। तो ये आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है। टोटल 8 क्वेश्चन है। तो 6 नंबर में कह रहा है कि इफ़ ए बराबर दिया हुआ है और ये मैट्रिक्स का साइन है और इसमें दिया है 1 2 5 1 1 4 -2 -3 और -9। ये देखिए ये दिया हुआ है, ये किसका साइन है अभी आप बताएं? मैट्रिक्स का साइन है ये आपको इस तरह से लिखा रहता है तो ये मैट्रिक्स का साइन होता है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि देन फाइंड, किताब होगा देख लीजिएगा, देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब ये कि मैट्रिक्स को ABCD से डिनोट किया जाता है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकालना है। इसका मतलब है कि एकदम सॉल्यूशन इजी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब हुआ कि ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसका डिटर्मिनेंट, तो सीधा इसको मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट लिख देना है 1 2 5 1 1 4 और -2 -3 -9 और इसका वैल्यू निकाल देना है। यही मैट्रिक्स का आपका वैल्यू हो जाएगा। तो एक्सपेंशन किससे करना है आपको? तो आपको जो मन करे वो रो कॉलम ले लीजिए, एक्सपेंशन बाई फर्स्ट रो। अब किसी में जीरो है नहीं तो क्या टेंशन है, फर्स्ट रो लीजिए, प्लस माइनस प्लस। कैसे लिखिएगा? तो 1 लिखिएगा 1, विस्तार से बताते हैं। चलिए ये और ये ख़त्म आपको बता दिए हैं, सीधा सीधा ख़त्म हो जाता है। और -3 -9 फिर -1 लेंगे, फिर 2 ऑर्डर का ये और ये ख़त्म तो 2 5 और ये और ये ख़त्म 2 5 -3 -9 और फिर प्लस लिखेंगे। अब -2 लिखेंगे क्योंकि प्लस और -2 एलिमेंट्स का। तो फिर कैसे लिखेंगे? ये और ये ख़त्म तो 2 5 और 1 4। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर में, ये आपका दिया हुआ है फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ x इफ़। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 2 5 4 1 इक्वल टू दिया हुआ है 2x 4 6x, ये दिया हुआ है। उसके बाद इसमें भी एक और क्वेश्चन है और वो है 2 4 3 5 इक्वल टू दिया हुआ है x 2x और 3 5। ये से 8 नंबर क्वेश्चन एक और है कि इफ़, क्वेश्चन लिख देते हैं फिर बनाते हैं। x 18 और 2x इक्वल टू 6 18 2 6 और कह रहा है कि देन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देन x इज इक्वल टू। तो x इज इक्वल टू में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला 6, दूसरा ±6, तीसरा -6 और चौथा 0। ये 3 क्वेश्चंस बनाना है। इस एक्सरसाइज 4.1 में 8 क्वेश्चन है। इतना हम लोगों को बना दिए, ये कंप्लीट हो गया आपका एक्सरसाइज। तो आइए इसको बनाते हैं। जैसे बना भी लिए होंगे, पिछले क्वेश्चन में एक दिए हुए थे। 7 नंबर का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 5 4 1 और उसके बाद दिया है 2x 4 6x। अब इसको मान निकालना है। तो आप जानते हैं कि 2 ऑर्डर का मान, ये इससे गुना करते हैं तो 2 - 10 इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x² - 24। तो ये आपका हो जाएगा -8 इक्वल टू 2x² - 24। ये इधर आएगा तो -8 + 24 इक्वल टू 2x²। ये आपका 16 हो जाएगा और ये आपका 2x² हो जाएगा। अब ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x² इक्वल टू 16, ये पहले ये बाद में, और फिर x² बराबर 16/2, ये हो जाएगा 8। और फिर इसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं, x² बराबर 8 तो x बराबर आपका हो जाएगा ±8 लिखा जाता है जब भी स्क्वायर रूट हटता है। तो ये होगा ±2√2 आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा नंबर, इसका क्वेश्चंस का दूसरा नंबर क्वेश्चंस करते हैं। NCERT का A to Z क्वेश्चंस करेंगे, बाकी मेरा एग्जाम्पल कंसेप्ट जो होता है वो तो करेंगे। 7 का दूसरा नंबर गिवन में दिया हुआ है 2 4
3 5, कभी भी रूट रहेगा तो प्लस माइनस लिखना है। चलिए इसको बनाते हैं। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 10, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 12, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 6x। अब ये आपका -2 बचेगा और यहाँ -x बचेगा, तो x बराबर -x बराबर 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। लास्ट एक क्वेश्चन है, उसको बनाना है। ऑप्शनल क्वेश्चन है, कौन सा आंसर होगा ये देखना है। तो x 18 और 2x ये जानना है, और उसके बाद है 6 18 2 6। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 36, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 36 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर x² - 36 = 0 होगा। तो x² बराबर 36 होगा और x = 36 अंडर रूट होगा, तो x = ±6 होगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो देखिए ये आपका NCERT 4.1 कंप्लीट हो गया, और डिटर्मिनेंट का 2 लेक्चर जो दिए थे वो इसी पर बेस्ड था। और ये जो कम्पिटिटिव सेक्शन है या फिर +2 लेवल है, ये कुछ नहीं होता है, ये सब एक ही दूसरे से रिलेटेड है। बस कम्पिटिटिव सेक्शन में थोड़ा कंसेप्ट अलग होता है, लेकिन जब तक आप +2 लेवल ये शुरू से नहीं जानेंगे, तब फिर कम्पिटिटिव लेवल जब सेक्शन स्टार्ट करेंगे पढ़ाएंगे तो वो समझ में नहीं आएगा, जब तक ये नहीं समझ में आएगा। तो अभी जो पढ़ाया जाता है उसको सही से पढ़ें, ध्यान दें, और नोट्स ज़रूर बनाएं। बार बार हम बोल रहे हैं नोट्स ज़रूरी है बनाना। नोट्स बनाएं, उसको समझें, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस को बनाएं। ये प्रैक्टिस पूरा कर लें NCERT, और जो एग्जांपल हम बताते हैं वो, और फिर RS अग्रवाल, RD शर्मा, KC सिन्हा, जो भी आपके पास किताब, कोई एक किताब तीनों में से रखना है। NCERT तो रखना ही, उससे क्वेश्चंस को बनाएं। जो भी डाउट होगा संडे को लाइव क्लासेस हम हो सकता है मे भी करेंगे, कोशिश करेंगे, सबसे हम कांटेक्ट कर लेंगे, सबका नंबर है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने वाले हैं उनको आप क्या कीजिए कि ये कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए वीडियो, ताकि वो भी देख सकें। और कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आपको लगता है कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर उसका कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, या फिर कॉल भी कर सकते हैं, नंबर होगा ही आपके पास। तो नहीं होगा तो हम नोटिफिकेशन सब्सक्रिप्शन में दे देंगे हम वहाँ नीचे। तो आपको क्या करना है, तो जो भी डाउट है या कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, उसको हम अगले वीडियो में दूर कर देंगे प्रॉब्लम को। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगला हमारा टॉपिक जो होगा 4.1 के लिए, 4.2 के लिए थ्योरी होगा, और वो प्रॉपर्टी है जो कि पूरा डिटर्मिनेंट जो आगे आप पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटर्मिनेंट डिपेंड है आपका इसी पर, डिपेंडेंट है प्रॉपर्टीज़ पर। तो प्रॉपर्टीज़ को हम बताएंगे तो एक वीडियो लेक्चर जो है वो प्रॉपर्टी को समझाने में ही ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग इसके बाद जो वीडियो जारी करेंगे उसमें प्रॉपर्टी होगा जो कि 8 या 9 प्रॉपर्टी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको हम एक एक प्रॉपर्टी को समझाएंगे, उसको आपको भी समझ के रखना है, नोट्स करना है, और उसी प्रॉपर्टी के बेस्ड पे जितने टाइप्स का क्वेश्चन हम लोगों को आता है वो बताएंगे, और फिर NCERT 4.2 करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।